गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले केपलर के नियम। केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए थे, जिसे हम लोग केपलर के नियम से जानते हैं। पहला नियम कक्षाओं का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं तथा कक्षाओं के एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। मीन्स दिस इज ये हमारा दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्त है। इसमें बताओ, इसमें 2 फोकस होता है, ये ठीक है, 2 फोकस होता है। दोनों फोकस में सन किसी एक पॉइंट पे रहता है और ग्रह जो हमारा है प्लैनेट, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। दैट इज कॉल्ड प्रथम नियम। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ है ये देख लो, सर्किल नहीं, दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्त है, और जिसमें 2 फोकस होते हैं और दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे सूर्य रहता है और ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं। द्वितीय नियम क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल स्पीड। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। कहने का मतलब है कि ये सूर्य है यहाँ इधर में, ये प्लैनेट है, ठीक है, मान लो, फिर ये प्लैनेट यहाँ है। तो मान लो कि कुछ देर किसी एक समय में प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर उतने ही समय में प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँची, तो इसके जो बीच का एरिया बनेगा, दैट इज ये एरिया बराबर ये एरिया होगा। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। क्लियर। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है। तीसरा, परिक्रमण कालों का नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, यानी कि परिक्रमण चाल, परिक्रमण काल मतलब समय का जो वर्ग होगा, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ मेजर एक्सिस, यानी कि जो सेमी मेजर एक्सिस का जो ये होगा, रेडियस होगा, उसके क्यूब के बराबर में होगा, समानुपाती में होता है, यही कह रहा है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है, T² इज समानुपाती है किसके, R के पावर Q के। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारा। तो इसमें केपलर साहब के 3 नियम थे। पहला नियम था कि सूर्य ग्रह एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भ्रमण करता है तथा सूर्य दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर उपस्थित रहता है। दूसरा था कि समान समय में जो ग्रह दूरी तय करती है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ की दूरी तय की है, ठीक है, तो इतने ही समय में यहाँ से यहाँ की दूरी तय की, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, उसके समान होगा। तीसरा था कि ग्रह का सूर्य के चारों को जो परिक्रमण काल का स्क्वायर होता है, वो समानुपाती होता है उसके सेमी मेजर एक्सिस के रेडियस के। These 3 are the Kepler's law. नेक्स्ट, जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, अतः जो सूर्य के जितना समीप होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। अभी इसमें एक ये था कि T² समानुपाती होता है R³ के, तो जितना R अधिक होगा उतना टाइम भी क्या लगेगा, अधिक लगेगा। जितना मतलब उसका जो डिस्टेंस होगा वो सन से अधिक होगा, उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, और जो सूर्य के जितना समीप होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा।
नेक्स्ट, गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। मान लो कि ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, तो इस बॉक्स का जो भी फोर्स होगा वो इसके सेंटर से पास करेगा, तब तो जाके बॉक्स जो है सो संतुलन अवस्था में रहती है। तो इसी को हम लोग जो जहाँ से वो मतलब उसका जिस बिंदु पे उसका सारा का सारा भार केंद्रित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। अर्थात अगर इस बिंदु पे उतने ही परिणाम का फोर्स ऊपर की ओर लगाएं तो वस्तु क्या होगा, संतुलन अवस्था में रहेगी। कहने का मतलब कि मान लो कि हवा में कोई बॉल जा रहा है, ठीक है, तो बॉल जो है सो बॉल का कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा होगा जो इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स नीचे लगा रहा है बॉल, उतना ही फोर्स अगर ऊपर लगाएं तो बॉल यहाँ पे क्या होगा, संतुलन में रहेगा। तो वही होता है गुरुत्व केंद्र। वह बिंदु, गुरुत्व केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु होता है जहाँ पे उसका संपूर्ण भार जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। मतलब कि जान लो कि ये कोई बॉल है, कब तक स्थिर रहेगा, जब गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसके तल से होकर गुजरती है। उदाहरण है पीसा की झुकी हुई मीनार, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण वो क्या है कि गिर नहीं रहा है, वो वहाँ पे स्टेबल है, क्योंकि जो उसका गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसके मीनार के तल के अंदर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में एक बुक लिखा था प्रिंसिपिया। उसमें यह बताया था कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात दो पिंडों के बीच स्थित आकर्षण बल की इसे विशेषता का अनुकरण करती हुई पृथ्वी भी किसी पिंड या वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हालांकि उससे पहले भी भारत के गणितज्ञ हुआ करते थे ब्रह्मगुप्त, वो बता दिए थे कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, परंतु न्यूटन ने इसको मैथमेटिकल फार्मूला से इस नियम को सिद्ध किया। तो क्या है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं। न्यूटन के ग्रेविटेशनल नियम के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच के लगने वाला आकर्षण बल यानी फोर्स उस कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, यानी कि दो पिंड है तो दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है। और क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी है उसका वर्ग होगा उसका व्युत्क्रमानुपाती। और जब हम यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फार्मूला निकल के आता है हमारा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा आर स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा दें तो F बराबर होता है G m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ पर G क्या है, एक नियतांक है। जहाँ पर G क्या है, एक नियतांक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। इस G का नाम होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसमें कहा गया है कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, तथा उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा F बराबर G इंटू m1 m2 बटा आर स्क्वायर, जहाँ पर m1 m2 दो पिंड का क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और r दोनों पिंड के बीच का रेडियस, r क्या होता है, दोनों पिंड के बीच का रेडियस होता है। फर्स्ट थिंग दिस इज पिंड m1 पिंड m2, ओके, दोनों के बीच का दूरी r। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल निकालना बोले तो F बराबर दोनों को गुना कर देना है m1 इंटू m2 और बट्टा में ये हो जाएगा हमारा r का स्क्वायर, दोनों के बीच की
दूरी का स्क्वायर। और यहाँ पे एक जी होता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसमें एक चीज़ और निकल के आता है, वो देखो क्या है कि F है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर दो पिंड के बीच की दूरी को जितना बढ़ाएंगे फोर्स का मान उतना ही कम होगा। दो पिंड के बीच की दूरी के अगर दो वस्तु जैसे कि पृथ्वी से किसी वस्तु को हम बहुत अधिक ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा कि दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा कि फोर्स उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। वही यहाँ पे कहा गया है, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वास्तविक स्थिति से दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल वर्तमान का चौथा भाग होगा। बिल्कुल, इसको और डिलिब्रेट करो, यानी कि ये हमारा है अर्थ और ये है सन। इसके दोनों के बीच की दूरी मान लो आर था, मतलब मान लो कि आर नहीं था, कुछ और मान लो, 2 था, 2 यूनिट मान लो। तो फोर्स पहले लगता होगा इस पर कितना, 1/4। लेकिन अब इसको क्या किया, दोगुना कर दिया, यानी कि अब इसको क्या कर दिया, अब ये 4 कर दिया। तो अब फोर्स कितना लगेगा, 1/16। तो यानी कि जो वर्तमान फोर्स है उसका कितना फोर्स जो है लगेगा, 1/4 लग रहा है ना। तो यही कह रहा है कि दूरी जितना बढ़ाओगे फोर्स उतना घटते जाएगा। आते हैं अगले वीडियो पे, टॉपिक पे। अब ये यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण नियतांक का थोड़ा सा हम लोग मान देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एग्ज़ाम में हर बार लगभग पूछ जाता है। अभी हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं कि फोर्स बराबर होता है G × M1 M2/r², जहाँ पर जो हमारा G है वह एक नियतांक है जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब क्या है, इसका G का मान इम्पोर्टेंट है। G का मान कैसे याद रखना है, देखो G बराबर होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, जी का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग स्मॉल जी भी कहते हैं, वो था कैपिटल जी। कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और ये जो स्मॉल जी होता है ये होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही हो तो वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कहलाती है। मीन्स सपोज दिस इज आवर अर्थ एंड एनी बॉडी फॉलिंग फ्रॉम डायरेक्टली टूवर्ड्स अर्थ। 1 सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन की वृद्धि है उस वही तो यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति रहती थी तो पहले इसका वेलोसिटी कुछ रहता था, मान लो कि u, फिर बाद में रहा v। तो उस समय जो हम लोग निकालते थे एक्सीलरेशन, तो वो निकलता था हमारा v - u/t। तो इस केस में जो हमारा एक्सीलरेशन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं g, क्योंकि ये एक्सीलरेशन ही है लेकिन चूंकि ये गुरुत्व के कारण है ना, इसीलिए इसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल जी का बड़े जी के साथ, यानी कि स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के साथ कंपेयर हम लोग करते हैं। तो मान लो कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान कुछ m रहा होगा, पृथ्वी का रेडियस कुछ r रहा होगा, ठीक है। एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यहाँ पे मान लो पृथ्वी के कुछ दूरी पर स्थित है, m है, जो पृथ्वी के कुछ ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। तो पृथ्वी इस पे कितना बल लगाएगा, पृथ्वी इस पे कितना बल लगाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी जो इस पे अभी पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा मास ऑफ
अर्थ बट्टा वस्तु का अर्थ बट्टा में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। क्लियर है, ये फोर्स निकल के आ गया। लेकिन एक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे हम लोग, एफ बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये भी तो काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बराबर मास और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा जी, एफ बराबर एम जी। जब इस दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये समीकरण हमारा कुछ ऐसा निकल के आएगा, एम जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बट्टा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ से एम एम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से जो स्मॉल जी बराबर निकल के आएगा वो निकल गया कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ बट्टा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो यहाँ से जो जी के संदर्भ में अगर बात करें तो एक पॉइंट क्लियर निकल के आता है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का जो मान होता है ना, किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ देख लो एम तो है नहीं, इस वस्तु का जो हमारा भार था वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। वो सीधा हमारा क्या होता है, अगर हम लोग समान ऊंचाई से एक फिक्स्ड हाइट से, ठीक है, अलग अलग भार के पिंड को गिराएं तो वह समान त्वरण से नीचे गिरने के कारण एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी का मान होता है, वो वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी वस्तु का भार कितना हो, बस उसे अगर एक समान ऊंचाई से अगर गिराया जाए और वहाँ पे अगर वायुमंडल का घर्षण नगण्य हो तो वह एक साथ पृथ्वी पर पहुँचेगा। अगर वायु की उपस्थिति है तो भारी पिंड पृथ्वी पर पहले पहुँचेगा। ये जो हमारा ये जो है कि दोनों पिंड को एक ही ऊंचाई से फेंकेंगे तो एक ही बार एक ही समय जाके पृथ्वी पर टकराएगी, ये एक आदर्श स्थिति होता है। आदर्श स्थिति करने का मतलब वहाँ कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में हमेशा जो हमारा हवा का प्रेशर है वो तो काम कर ही रहा होता है। नेक्स्ट, यदि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो आदर्श परिस्थिति में सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी एक समान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। क्लियर। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। बॉल पेन में अपेक्षाकृत अधिक श्यानता वाली अर्थात गाढ़ी स्याही भरी होती है। यह स्याही एक छोटे से बॉल के द्वारा धीरे धीरे छोड़ी जाती है। जब लिखने के लिए पेन को कागज पर घुमाया जाता है तो यह बॉल कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही से होती हुई कागज पर आती है। तो बॉल पेन किस पे काम करती है? वैसे तो अगर उसमें श्यानता का सिद्धांत मारोगे, लेकिन बल पूछे तो गुरुत्वीय बल। ठीक है। अब है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तु की गति में क्या फर्क पड़ता है। तो देखो, चक्कर लगा रहे अंतरिक्ष यान से यदि एक सेब छोड़ा जाए, मतलब कि एक अंतरिक्ष यान है और इसमें से एक सेब छोड़ा जाए और ये चक्कर लगा रहा है, तो ये सेब भी इसके साथ साथ चक्कर लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि वहाँ तो गुरुत्वाकर्षण है नहीं जो उसको पृथ्वी की ओर खींच लेगा। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, जबकि ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। इसका क्या वजह है? पैराशूट में क्या होता है कि इसका एक इतना बड़ा ये एयर असिस्टेंट करने का होता है और पत्थर में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वायु का प्रतिरोध बहुत कम काम करता है, लेकिन वहाँ पे वायु का प्रतिरोध बहुत अधिक काम करता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा है और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कम है। इसीलिए पैराशूट धीरे धीरे पृथ्वी पर आता है और ये तेज़ी से आता है। दिस इज़ द वीडियो रिगार्डिंग ग्रेविटेशन। इसमें अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशन में, उसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।